खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तुम्हारा एडमिशन हो चुका है। क्लर्क की बात सुनकर नैन ने उसको हैरानगी से देखा। कब हुआ? उसने जरा गुस्से से पूछा। उस दिन तो ऐसे बहस कर रहे थे जैसे मुझसे जाती बैर है। वो खा जाने को दौड़ी। देखो बीबी, मुझसे बहस मत करो। वो साहब खड़े हैं, उन्होंने तुम्हारा एडमिशन कराया है। अब जाओ यहाँ से, और 20 स्टूडेंट्स हैं। क्लर्क गुस्से से बोला तो उसकी निगाह उसके बताए गए बंदे पर गई। सियाह पैंट कोट में वो जो भी शख्स था फोन पर बात कर रहा था। नैन ने अपनी फाइल्स उठाई और उस आदमी की जानिब बढ़ी। और अचानक जब मनचाहा शख्स आपके सामने आ खड़ा होता है तो आपके जज्बात किस कदर मुश्किल में होते हैं, बिल्कुल वैसा ही कबीर के साथ हुआ था। अचानक वो उसके सामने आ गई थी, फाइल को सीने से लगाए गाउन और उसी तरह गाउन के ऊपर दुपट्टा लिए जिसमें उसके बालों की गोल्डन लटें निकलकर चेहरे को छू रही थीं। बार बार हर किस्म के मेकअप से पाक चेहरा चमकता हुआ रोशन, बस खड़ी नाक में छोटा सा सफेद नग। हालांकि उसकी उम्र के लिहाज से ये फैशन कुछ मुनासिब नहीं था, मगर वो नग कबीर के दिल का हाल बुरा कर गया था। वो सकूत में खड़ा उस लड़की को देख रहा था जिसकी नजरें सपाट थीं। मेरे एडमिशन के पैसे आपने भरे हैं? नैन उसके इस तरह देखने पर कुछ बरहम नजर आ रही थी। कबीर ने इर्द गिर्द देखा जैसे अपना तलासिम तोड़ा हो और मोबाइल कान पर से हटाया। हाँ, वो बोला। किस लिए? वो बिना किसी लचक के बोली थी। कबीर के पास अलबत्ता जवाब नहीं था। वो यूं ही खड़ा नजरें उस चांद की चांदनी की तरह खिलते चेहरे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। नैन ने उसके टिकटिकी बांधे देखा और गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी में दिए पैसे उसकी जानिब बढ़ा दिए। ये लें, उसने कहा। कबीर ने मुट्ठी में दबने की वजह से कुछ खराब से नोट को देखा, फिर उसको देखा। उसकी हथेली उसके सामने थी। दिल किया छू कर महसूस कर ले, मगर वो दिल की कभी मानी नहीं थी। जरूरत नहीं है इसकी, उसने बस इतना कहा। मगर मुझे है मिस्टर XYZ। मैं खुद को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़वाना चाहती। उसने सुर्ख चेहरे से उसकी मजबूत हथेली थामी और उसमें नोट पटक कर वो एक गुस्सीली निगाह उस पर डालकर वहां से चलती चली गई। कबीर ने अपनी हथेली को और फिर जाती हुई नैन को देखा। हाइटेड और स्लिम, ऊपर से जरा नखरीली सी, वो कबीर की धड़कनों के साज पर बजने लगी थी। उसने मुस्कुराकर वो नोट मुट्ठी में थाम लिए और वहां से बाहर निकल गया। सुबह जैन के साथ वहां पर वो आया था, मगर जैन तो गधे के सर पर से सींग की तरह गायब हो गया था। अलबत्ता उसे फर्क नहीं पड़ता था, वो जिस काम के लिए आया था वो हो गया था। अस्सलामुअलैकुम। कॉफी का कप हाथ में थामे वो रफ नाइट ड्रेस में लाउंज के सोफे पर दोनों टांगे ऊपर किए बैठा था। दोपहर हो चुकी थी, तभी उसकी आंख खुली थी और वो सीधा नीचे आ गया था। मदीहा को देखकर उसने सलाम किया, जबकि मदीहा ने नजरों में ही उसकी नजर उतार दी थी। वैसे तो उसके चारों बेटे ही बहुत हैंडसम थे, मगर सालार अपनी लुक्स को कुछ ज्यादा मेंटेन रखता था। और फिर उसकी और जैन की आंखों का हेजल ग्रे कलर और भी खूबसूरत लगता था, जबकि कबीर और आरज का होंठों के पास तिल उसके बेटे सब में अलग ही नुमाया होते थे। सालार के पास आकर उसके बड़े बड़े बिखरे बालों को माथे पर से हटाकर उसकी पेशानी को चूमा था। मेरा नालायक बेटा आखिर को घर को लौट कर आ गया, वो उसका एसी ब्लैंकेट उठाकर बोली, जो वो साथ ही ले आया था। सालार ने उनकी जानिब देखा और मुंह बनाया। दुनिया से पूछें आपका बेटा नालायक है या नहीं, ये तो मेरी जान आपके बाबा ही बताएंगे कि अब की बार आप किस चीज के लायक हैं। वो हंसी, जबकि सालार को याद आ गया पिछली बार जब 1 महीने बाद वो घर लौटा था तो मुर्तजा ने जूतियों से उसकी तवाज़े की थी। बेटा हूँ यार मैं आपका, और आपके जल्लाद शौहर से मुझे डर भी लगता है, वो मिनमिनाया। हाँ, इतने ही आप मासूम हैं जितना हंगामा आप और आरिज मचाते हैं, और तो कोई नहीं करता इतना। खैर, मैं आरिज की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। सालार ने शाने उचकाए। छोटा भाई है आपका, समझाया करें उसे। मदीहा उसके पास बैठ गई। उसकी अकल समझने के लायक नहीं, दुनिया जहान की जिद है उसमें, उसे कबीर ही सेट कर सकता है। सालार ने शाने उचकाए और कप सोफे पर ही रख दिया।
मदीहा ने घूर कर कप उठा लिया, जबकि सालार मुस्कुरा कर अपना सेल फोन देखने लगा। अपने बाबा से मिलने चले जाइएगा ऑफिस, मदीहा ने उठते हुए कहा। ना जी, कबीर आएगा फिर ही मैं किसी से मिलूंगा, मुझसे नहीं हैंडल होते आपके शौहर। शट अप सालार, बाबा कहा करें, मदीहा ने घूरा। हाँ वही, वो लापरवाही से बोला, जबकि मदीहा ने नफी में सर हिलाया। भैया आ गए आप? परीशे और अमल एकदम चीखी कि सालार के हाथ से सेल गिरता गिरता बचा। जब मैं नजर आ रहा हूं तो आ गया हूं, ये चीखने की क्या तुक थी? वो दोनों को घूर कर बोला, जबकि वो दोनों ही हंसने लगी। क्या लाए हैं आप हमारे लिए, सबसे पहले ये बता दें, हमेशा की तरह उन्होंने सवाल किया। सालार ने सेलफोन साइड पर रखा। क्या मुझे कुछ लाना था? वो पुरसोच हुआ। भैया, वो दोनों चीखी। आराम से आराम से, अभी सूटकेस नहीं खोला मैंने, वो हंसते हुए बोला। मैं खोलूंगी, परीशे जल्दी से ऊपर भागी। आयत को भी लेती आना, और बिना खोले सूटकेस मेरे पास हो, वो आंखें निकालता वॉर्न करने लगा। हाँ हाँ ठीक है, परीशे ने सर झटका। मुझे तो सामान से मतलब है, वो मजे से बोली। मैं आयत को बुलाती हूँ, अमल ने कहा तो सालार ने सर हिलाया। तंजीला, अफशीन, सोफिया भी उससे मिली थीं। आयत अपने लिए लाया गया सामान देख रही थी। सालार ने उसे अपने पास बिठाया हुआ था, जबकि सारा काम परीशे और अमल कर रही थी। चंद पल को वो आरिस को और अपनी हालत को भूल भाल कर अपने हाथ में मौजूद बड़े सारे भालू को खुशी से देख रही थी। थैंक यू भैया, वो खुशी से बोली। मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को बेपनाह हुस्न बख्श दिया था, जबकि सालार ने मुस्कुराकर सर हिलाया और आयत की निगाह आरिस पर गई, जो लॉन्ज के दरवाजे में खड़ा उसी की जानिब देख रहा था। सर्द स्पॉट नजरें। आयत की मुस्कुराहट सिमटती चली गई। उसने जल्दी से सर झुका लिया। सालार ने अचानक दरवाजे की जानिब देखा। लो, तुम्हारा जहनी मरीज शौहर आ गया, उसने आयत के कान में कहा, जबकि आयत ने बस एक निगाह उस पर डाली और उठने लगी। सालार ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो चुपचाप, उसकी मजाल नहीं है मेरे सामने तुम्हें कुछ कहे, और फट्टू से बिला वजह डरती हो तुम, वो बोला, जबकि आरिस को इग्नोर कर दिया। आरिस अंदर आया और डायरेक्ट आयत से बोला, मुझे कुछ खाने को दो। वो अक्सर उस पर हुक्म जमाता था, मगर कबीर और बाबा के सामने दूर ही रहता था। आयत सर हिलाती उठी, जबकि सालार ने फिर से उसे बिठा लिया। भाई तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, जाकर ले लो किचन से, उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा और आयत का सामान देखने लगा। भैया मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, आरिस संजीदगी से बोला, जबकि सालार ने उसकी जानिब देखा। आयत का भी दिल धक से रह गया था, पहली बार उसने ये बात की थी। मैं दे देती हूँ, आयत ने जल्दी से कहा, जबकि सालार ने शाने उचकाए। उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तभी ज्यादा बहस किए बिना वो परीशे और अमल की जानिब मुतवज्जे हो गया, जबकि आरिस आयत के पीछे किचन में आ गया। बेटा मैं स्नैक्स ला रही थी, तंजीला बोली। घर में छल फल सी हो गई थी, तभी वो मुस्कुरा रही थी। आयत को देखकर बोली, चच्ची मगर मुझे स्नैक्स नहीं खाने। आरिस की सर्द आवाज सुनाई दी तो तंजीला ने इस्बात में सर हिलाया और खुद स्नैक्स लेकर वहां से बाहर आ गई। आयत ने उसकी जानिब देखा, जो हाथ बांधे उसी को घूर रहा था। क्या कहेंगे आप? उसकी गिरती उठती पलकों के रक्स को तंजिया मुस्कुराहट से देखता हुआ वो चेयर खींच कर बैठ गया। अगर तुम पेश हो जाओ तो रात अच्छी गुजर जाएगी। टांगे टेबल के नीचे फैलाकर वो बेबाकी से बोला। आयत की सांसें फूलने लगी, मगर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ड्रामा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैडम आयत कि ये भूली बनने का नाटक करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? अचानक छुरी उठाता वो उसकी जानिब बढ़ा, जबकि आयत की चीख सी निकली। आरिस ने छुरी उसकी जानिब की, जबकि आंखें निकाल कर उसको देखा, गोया जताया हो कि आवाज बंद रखो वरना गला काट दूंगा। आयत ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जबकि आरिस को सुनाई दे रहा था जैसे किचन में कोई आ रहा हो। उसने आयत का हाथ पकड़ा और किचन के साथ बने स्टोर रूम में ले गया, जहां राशन ला कर रखा जाता था। आयत अपना हाथ छुड़ाने लगी। ज्यादा आवाज निकालोगी तो सबको पता चल जाएगा, तो बेहतर है अपनी आवाज का गला घोंट दो, वरना तुम्हारा गला घोंटने में मुझे मजा आता है। वो बिल्कुल उसके नजदीक हो गया, जबकि आयत की पुश्त अलमारी से जा लगी। प्लीज आरिस, ऐसी ऐसी हरकतें क्यों करते हैं आप? वो उसकी आंखों में देखती बोली। सिर्फ एक बात कहूंगा, उसके बाद मुझे तुमसे गर्ज नहीं। उसकी गर्दन में हाथ डालकर वो उसका चेहरा बिल्कुल अपने नजदीक करता हल्की आवाज में बोला। आयत के सुर्ख कामते लब भीगी पलकें उसको उसकी जानिब मुतवज्जा कर रही थी।
जबकि वो उस पर गुस्सा करके अपनी तवज्जो बांट रहा था। पूछो क्या? उसका दूसरा हाथ बेसाख्ता उसके गाल को सहलाने लगा। आयत ने एक पल को आंखें बंद की थी। क्या? वो बोली। बाबा से तुम कहोगी कि आरिस को दूसरी शादी की इजाजत दे। वो फिनकारा। आयत का सांस टूट सा गया। आरिस ने तंजिया मुस्कुराहट से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे। आंख से आंसू टूटकर आरिस की उंगली पर जा सजा, जिसे उसने मुस्कुराते हुए होंठों से लगा लिया। फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को दोनों को कबूल कर लूंगा, वरना मेरी आखिरी सांस तक तुम ब्याही, ये कवारी, ये एक बच्चे की माँ, लोगों को सस्पेंस में ही डालती रह जाओगी। सोच लो। वो प्यार से मुस्कुराया। उसकी जान निकालकर कैसे बिल्कुल मुतमईन था। आयत को रोना आ गया। उसकी शर्ट दोनों मुट्ठियों में जकड़ ली, जबकि आरिस उसके कांपते लबों से मजीद निगाह नहीं हटा पाया और वो उसके चेहरे पर अचानक ही झुकता अपने लम्स की शिद्दत से उसे झुलसाने लगा, जबकि आयत की सांसें बंद सी होने लगी। मगर आरिस खुमार में बहकता चला गया। अपनी सांसों की फिक्र हुई तो उसने उससे अलहदगी बरती और उसको सख्ती से जकड़े वो सांस बहाल करने लगा। आयत की सांसों की परवाह नहीं थी। उसने आयत की गर्दन को और सख्ती से जकड़ा। तुम्हारे पास वक्त कम है, जितनी जल्दी हो बाबा से बात करो, उन्हें मनाओ, ये कुछ भी करो, समझी? अचानक उसे छोड़कर वो दूर हुआ और अपने लबों पर से मामूली से लगा खून साफ करने लगा। अंगूठे पर खून देखकर उसने वो खून जमीन में बैठी आयत के गाल पर सजा दिया, जिसके लबों से खुद भी खून निकल रहा था। आरिस मुस्कुरा दिया। यकीन मानो तुम सारी भूख खत्म कर देती हो, वो उसके कान में बोला। मैं इंतजार करूंगा। उसका गाल थपथपाकर वो उसके पास से उठा और किचन में से निकलता चला गया। बाहर वो सब स्नैक्स खा रहे थे। आरिस बेटा खाना खा लिया? मदीहा ने पूछा। जी मम्मा, खाना अच्छा था, वो मुस्कुराकर बोला। सब हैरानगी से उसकी मुस्कुराती भूत ही देखने लगे, जबकि मम्मा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। कहाँ जा रहे हो अब तुम? सालार ने मगरिब के बाद का वक्त देखा। आरिस ने भी बाहर देखा और पलट कर आ गया। जानता था वो उसे निकलने नहीं देगा और अगर वो जिद करके गया भी तो कबीर और बाबा से बिला वजह झाड़ पिलावा देगा। ये इंसान का बच्चा कब बना? सालार ने माँ के कान में कहा, जिन्होंने उसके शाने पर थप्पड़ मारा। भाई है तुम्हारा? पता है, उसने कहा। ओह भैया। अचानक सालार की गर्दन में बाजू डाले जैन उस पर चढ़ा, जो अभी उठा ही था मुश्किलों से, तो वो कुछ करता था और अब भी फ्रेश होने के लिए कि बाबा देखकर उसको झाड़ ना पिला दे। वो जाने लगा कि जैन उस पर चढ़ दौड़ा। सालार मुस्कुरा दिया और उसका कान पकड़कर उसको अपने सामने किया। ठरकी आदमी, कहाँ थे पूरे दिन से तुम, और ये वक्त है घर आने का? उसने घूरा। यार प्लीज बड़े भैया की एक्टिंग मत करें। जैन ने हाथ जोड़े, जबकि सालार की जान था जैन। उसने हंसते हुए उसे गले से लगाया। बीच में कोई मीटिंग तो नहीं आई तुम्हारी? वो उसके कान में पूछने लगा। मत पूछो यार, बड़े भैया की वजह से कंगाल हूं मैं, वो मुंह बसोरने लगा, जबकि सालार हंसा। बच तो गए हो ना? उसने पूछा। जैन ने सर हिलाया। मैं सब सुन रहा हूं। आरिस ने इन दोनों की तरफ देखा, जिनका चेहरा एकदम संजीदा हो गया था। ऐसी बातें बच्चे नहीं सुनते, सालार ने कहा। मगर बड़े भैया जरूर सुनते हैं, कबीर को देखकर। आरिस हंसा। सब उसको हंसता मुस्कुराता देखकर खुश हुए थे। सबकी निगाह कबीर पर गई। अलबत्ता सालार की हंसी सिमट गई। यार बाबा तो नहीं आ रहे अभी, वो एकदम उसको देखता बोला। गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं, कबीर ने संजीदगी से कहा और आरिस के साथ बैठ गया। शिट। सालार जबकि भागा था अपने कमरे की जानिब। बाबा को सख्त चिढ़ थी कि माँ बहनों के बीच कोई भी लड़का अपने नाइट ड्रेस में बैठे, जबकि वो कब से यूं ही बैठा था। वो ऊपर भाग गया, जबकि कबीर भी उठा। आरिस, कुछ देर तक मेरे रूम में आओ, उसने कहा, जबकि मदीहा, जो आरिस के मुस्कुराने पर खुश हो रही थी, अचानक जैसे उसे एहसास हुआ कि आयत यहाँ मौजूद नहीं। कबीर के जाने के बाद आरिस भी अपने कमरे में चला गया, जबकि मदीहा जल्दी से किचन में गई, मगर वहां कोई नहीं था। उसने स्टोर रूम चेक किया, वहां भी कोई नहीं था। या अल्लाह, अब इस मासूम लड़की का दिल दुखाकर मेरा बेटा खुश ना हो रहा हो। उसने दिल से दुआ की और बाहर गई, जहां मुर्तजा साहब आ गए थे। सबने उन्हें सलाम किया और वो वहीं सबके बीच बैठ गए। मुस्कुराते चेहरे आने वाले वक्त से अनजान रिश्तों में खुश थे। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है,
कबीर को स्टडी में दाखिल होते देखकर उन्होंने किताब बंद की। हाँ बोलो, अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए बोले, यानी उसकी जानिब मुतवज्जह हुए। कबीर उनके सामने बैठ गया। टी शर्ट और ट्राउजर में वो यूं भी काफी हैंडसम लग रहा था। बाबा, शादी का फैसला किया है मैंने, वो बोला बिना झिझके। मुर्तजा मुस्कुरा दिए। गुड, मैं तुम्हारे इसी फैसले के इंतजार में था। वो मुस्कुराकर दराज में से कुछ तलाश करने लगे। मैं चाहता हूं आप उस लड़की के घर मम्मा के साथ जाएं, मेरा रिश्ता लेकर, वो बोला। कौन लड़की? तेवरी माथे पर डाले वो पूछने लगे। नैन नाम है उसका, मुझसे छोटी भी है काफी, मगर मुझे पसंद है, वो बोला। तो मुर्तजा तैश में उसकी जानिब देखने लगे। दिमाग खराब है ये, दुरुस्त करो तुम्हारा। हमारे खानदान में कोई गैर लड़की नहीं आएगी। और तुम समझ रहे हो जो अफशीन ने जिद में आकर कर लिया तो अब इस घर में सबकी जिदें मानी जाएंगी? वो टेबल पर हाथ मारते बोले, जबकि कबीर ने सुर्ख नजरों से उनकी जानिब देखा। मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूँ, अफशीन चाची की नहीं। कबीर के मिजाज से कौन नहीं वाकिफ था, सामने चेयर पर बैठे वो भी जानते थे। कबीर, मैं बहस नहीं करना चाहता, मगर तुम्हारे लिए, तुम्हारी मम्मा की बहन की बेटी के बारे में हमने काफी पहले से सोचा हुआ है, खानदानी लोग हैं। मुर्तजा तहम्मुल से बोले। बाबा, मैं आपसे नैन की बात कर रहा हूँ। कबीर ने अपने गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। कबीर, बहस मत करो, जाओ यहाँ से। हम लोग कल ही उनके घर रिश्ता ले जाएंगे, वो बोले और दोबारा किताब उठा ली। इस वक्त कबीर के खून में अंगारे से दौड़ उठे थे। शादी भी फिर खुद कर लेना। पास पड़ी किताबों को फेंकता वो उठा और तन फन करता बाहर निकला तो सालार सामने ही संजीदगी से खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। कबीर का लाल सुर्ख चेहरा था। वो वहां से अपने रूम में जाने लगा। कबीर, बात सुनो मेरी। सालार उसके पीछे दौड़ा। मुझसे किसी ने बकवास की तो अपना मुंह तोड़वाएगा, वो आधी रात को धाड़ा, जबकि सालार दूर हट गया। मैं तुमसे बकवास नहीं, सिर्फ बात करना चाहता हूँ, और तुम मेरा मुंह तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा तोड़ दूंगा। बेहतर है बात कर लो। टूटे हुए मुंह से फिरते हुए दोनों अच्छे नहीं लगेंगे, वो सुकून से बोला। कबीर ने गुस्से से सांस खींचा और कमरे में चला गया, जबकि सालार भी उसके पीछे अंदर चला गया। वो नैन नामी लड़की के बारे में सब जानना चाहता था, जो उसके भाई को पसंद आ गई, यानी इस ढीठ इंसान को जो अपने साथ साथ उसकी उम्र भी निकाल रहा था शादी की।